नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर बोकारो से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एसपी ने मुठभेड़ की बात की पुष्टि की है। तलहटी डाका साड़म के पास ये मुठभेड़ हुई है और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग भी हुई है। नक्सली मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और तलहटी डाका साड़म के पास मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई है और नक्सली मौके से फरार है। बड़ी खबर बोकारो से और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर? नक्सलियों का जो है वो लगातार इस क्षेत्र में मूवमेंट थी और जैसा कि एसपी चंदन कुमार झा ने बताया है कि इसी सूचना पर जो सीआरपीएफ और जो पुलिस है, जिला पुलिस है, वो वहां एलआरसी कर रही थी। जो सर्च अभियान चल रहा था, इसी दौरान डाका साड़म जो गांव है उसी के बगल में नक्सलियों को जब यह भनक लगी कि पुलिस और सीआरपीएफ आ रही है, तो उसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग की और इसमें 3 राउंड गोली चली है और कुछ सामान जो है पिट्ठू और है कुछ बरामद हुआ है। और ऐसी बात जो वो एसपी खुद बताए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है नक्सली वहां से फरार हो चुके हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी मृत्युंजय, देखिए ये भी खबर सामने आ रही है, आपने भी बताया कि कई राउंड फायरिंग भी हुई है, तो क्या इस फायरिंग में कोई पुलिस वाले या फिर नक्सली घायल हुए हैं? कोई ऐसी खबर? नहीं, नक्सली के घायल होने की जानकारी नहीं है और इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन मेरे साथ जो है जो अभी तुरंत एसपी साहब ने भी बाइट दिए हैं, वो भी मेरे साथ हैं, तो आप उनसे थोड़ी सी बात कर सकते हैं। जी तो क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी, हम बोकारो पुलिस और सीआरपीएफ और जगुआर की टीम ऑपरेशन में मूव कर रही थी। उसी में नक्सल के साइड से 3 राउंड लगभग फायरिंग हुई, जिसकी जवाब दी गई फोर्सेज के द्वारा, जिससे वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। जी देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो नक्सली फरार है, तो उसे लेकर क्या सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है? क्या टीम गठित की गई है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि नक्सलियों का वहां पर लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है नक्सलियों को लेकर। जहां जहां प्रोबेबल लोकेशंस हो सकते हैं, वहां सभी जगह हम लोग सर्च कर रहे हैं। जी चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां नक्सली जो है वो मौके से फरार हैं और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और एसपी से हम जानकारी ले रहे थे, उन्होंने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तलहटी डाका साड़म के पास ये मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। जो नक्सली मौके से फरार हैं, उन्हें लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर झारखंड में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है कि सीएम हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। जेएमएम के सीनियर लीडर और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऐसा इशारा किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एनडीए और यूपीए 2 धड़ा है। एनडीए में भी आदिवासी हैं, यूपीए में भी आदिवासी है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आदिवासी महिला है, लेकिन हम भी क्या हैं, यहाँ राज्यपाल रह चुके हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन है एनडीए के प्रत्याशी। अब पार्टी फैसला करेगा कि इनको वोट देना है। हम ये जानते हैं कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, नाथूराम गौडसे और गांधी के बीच की बात है। अब किसको क्या चुनना है वो अलग बात है। कई सारी बातें होती है। ये राष्ट्रपति पद के चुनाव है, उसमें जो गठबंधन हमारा है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ था। हाँ, ये साझा हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो हमारी उम्मीद होती है कि वो जो गठबंधन ने निर्णय लिया और उनके सामने निर्णय हुआ था, उनकी पार्टी के लोग गए थे वहाँ पर,
और उसमें निर्णय हुआ था जसवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाने का। तो वो निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे वो अपनी पार्टी के लिए लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का ऐसा बयान आया है कि वो गोडसे की विचारधारा या गांधी जी की विचारधारा के साथ रहेंगे, तो इससे ये साबित होता है कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, अविश्वास का वातावरण है। कांग्रेस सशंकित है, कांग्रेस डरी हुई है। और राज्य के मुख्यमंत्री का देश के गृह मंत्री से मिलने पर भी डर जाती है। तो इस प्रकार के हल्के बयान उनके तरफ से आए हैं। और उदयपुर की घटना का रांची में भी राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है और सरकार चुपचाप तमाशा देखती है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। सो कॉल्ड सेकुलर लोग है ना, इस पर कुछ नहीं बोलता है। वैसे लोगों का समर्थन इन्हें होता है, जिसके कारण इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, ये शांति दूतों को इनकी औकात भी बतानी चाहिए। यदि ये नहीं किया गया तो फिर ये आए दिन होता रहेगा, क्योंकि इन्हें जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि तुम शहीद कहलाओगे और तुम्हें जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी, इसलिए ये सब काम करते। बहुत ही जघन्यतम इस घटना को संज्ञा दी जा सकती है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। और एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना का जितना भी निंदा की जाए कम है। हम उम्मीद करेंगे और मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा, गिरफ्तारी यहाँ तो हो गई है दोनों को, लेकिन इसमें कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा मिले। देखिए, जघन्य घटना है और इसको धर्म के नाम पर बर्बरता फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ये बर्दाश्त के योग्य घटना नहीं है। ये तो राजस्थान सरकार और प्रशासन की तत्परता से अपराधी तुरंत पकड़े गए हैं। हमें मिलकर नफरत को हराना है। मेरा अपील होगा कि देशवासी शांति से और धैर्य से काम लें। इस प्रकार की घटना को सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। दिल को दहला देने वाला घटना है और इसके लिए कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है, कांग्रेस के समर्थन में चलने वाली सरकार रहती है, वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है और तुष्टीकरण के राजनीति के कारण इस प्रकार की घटनाओं घटती है और कांग्रेस चुपचाप मौनी बाबा बन के रहती है। उधर गढ़वा में बेरोजगार नौजवानों से शिक्षक बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। एक दो नहीं बल्कि 3000 युवकों से 4000 रुपए तक की वसूली की गई है और उसके बाद जिस संस्था ने पैसे वसूले वो संस्थान बंद कर फरार हो गया। संस्थान ने हर एक व्यक्ति से 2000 से 4000 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिया था और ठगी के शिकार लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ट्यूशन की भर्ती कराई जाती थी सर फर्स्ट में, जिसमें 4000 रुपया लेकर रजिस्ट्रेशन किया जाता था। 750 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क काटा जाता था। 3250 रुपये रिफंड किया जाता था 6 महीना में, जिसमें कुछ लोगों को रिफंड भी हुआ है 1625 दो बार में करके। उसके बाद जो है प्री एचटी का बहाली लाए 2 महीना पहले, जिसमें बोले कि 61 दिन बाद जो है 750 पेमेंट मिलेगा प्री एचटी का, जो 2000 का फॉर्म भराएगा। उसमें 375 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा और 1625 जो है आपका रिफंड होगा 6 महीना में। यहाँ सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी नाम का व्यक्ति आए गढ़वा में और हम लोग को होटल में ऐसी मुलाकात हो गई अचानक, और ये फॉर्म जो था रखे हुए थे, हर बच्चे का नारा प्राथमिक शिक्षा अधिकार हमारा। हम लोग एजुकेशन को देखे, एजुकेशन है गढ़वा जिला में आया है, उन्होंने बोला कि हम लोग एजुकेशन पर काम करेंगे, गढ़वा जिला में खोज रहे हैं वैसे लोगों को जो हमारे यहाँ भर्ती हो जाएं। फील्ड अफसर, सुपरवाइजर, सीडीओ पोस्ट है और होम ट्यूटर का बहाली आया है। जो मैट्रिक पास कम से कम होंगे वही। हम लोग क्या कहेंगे,
यही नौकरी का प्रलोभन दे करके हम लोग से इतना का ठगी हुआ। झांसा में आकर के हम लोग सारे महिला एक दूसरे से कर्जा गुआम कर करके पैसा दिए उसको और लेकर के फरार हो गए। कितनी महिलाएं होंगी आप? महिलाएं बहुत महिलाएं। आप उधर रांची के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 1 जुलाई को निकाली जाएगी। रथ यात्रा से एक दिन पहले यानी कि 30 जून को भगवान का नेत्रदान होगा और भगवान जगन्नाथ एकांतवास से बाहर आएंगे। हालांकि पुरी में नेत्रदान की पूजा रांची से एक दिन पहले हो रही है और इन तमाम मुद्दों पर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 1 जुलाई को रांची के धुरवा में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलने वाली है और इसकी शुरुआत यानी पूजा की शुरुआत 30 जून से शुरू हो जाएगी। भगवान का नेत्रदान होगा कल शाम 5 बजे और हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पंडित जी पुरी में जो पूजा हो रही है आज ही हो रही है जबकि रांची में पूजा कल होगी। जय जगन्नाथ। ऐसा है, नेत्रदान का जहाँ तक बात है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नेत्रदान होता है और शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा होती है। हर साल यही इसका नियम है। आज सुनने में आ रहा है कि पुरी में नेत्रदान का कुछ काम कर रहे हैं, तभी हम लोग वहां से बात किए थे पंडित जी से पुरी जगन्नाथ का। उन्होंने बताया कि आज कुछ होगा, कल भी कुछ होगा नेत्रदान के बारे में। तो इसलिए पहले से ही ये निश्चित है कि प्रतिपदा को ही नेत्रदान होता है। दूसरी बात है कि यहाँ हम लोग बनारस का पंचांग से चलते हैं और पुरी जगन्नाथ अपना उड़ीसा का पंचांग से चलते हैं, जिसमें कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ समय का अंतर हो जाता है, तिथि की उलटफेर होती है। हाँ, तो इसीलिए माने वो हो रहा है। पुरी में जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। हम लोग का नेत्रदान 4:30 से 5 तक उस श्रद्धालु जो पूजन किए रहेंगे उस फूल को हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के चरण पर चढ़ा देते हैं, जिसको बाद में पुरी जगन्नाथ में लेकर के समुद्र में प्रवाह कर दिया जाता है। ठीक 5 बजे भगवान का रथ यात्रा शुभारंभ होगा और मौसी बाड़ी को जाएंगे। तो कोरोना की वजह से 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने जा रही है। भक्तों को भी बेसब्री से इंतजार है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी और इस बीच जिस छावनी में ये रथ यात्रा रखा जाता था उसका छत गिर जाने के कारण रथ भी टूट गया था। लेकिन इस बार जगन्नाथ मंदिर की ओर से नए रथ का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले समय में इसे और भव्य बनाया जाएगा। 2 साल के बाद निकलने वाले रथ यात्रा को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो है रथ नहीं निकाला गया, गेट भी बंद रहता था। घंटा 2 घंटा के लिए मंदिर खोलते थे और हतोत्साहित थे कि रथ जो है पूरा गैरेज गिर जाने के कारण पूरा चकनाचूर हो गया था जो प्राचीन रथ था। तो इस बार जो है सोच रहे थे कैसे क्या हो, लेकिन हमारे लालजी, पुरुषोत्तम भाई पटेल, टुल्लू प्रभा जी सब के सहयोग से ये रथ का जो है निर्माण हो सका है। नया निर्माण हो गया है रथ का। मुख्य बात ये है कि विगत लास्ट 2 साल कोरोना के कारण सरकार द्वारा भी पाबंदी थी, जिस कारण रथ यात्रा नहीं निकाला जा सका कोविड के नियम का पालन करते हुए। लेकिन विगत साल रथ जो जनकपुर में जो जगन्नाथ मंदिर की प्रॉपर्टी है वहाँ रखा रहता था गैरेज में। गैरेज का छत टूट के गिर गया, पुराना हो गया था, जर्जर था, तो रथ चकनाचूर हो गया। और अब बात लोहरदग्गा की। लोहरदग्गा में एक ज्वेलरी दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। दुकान में आई एक महिला ने बड़े ही शातिराना अंदाज में दुकान से कुछ ज्वेलरी चुरा के वहां से चलती बनती है और दुकानदार को इस बारे में भनक भी नहीं लगता है। जब शंका हुई तो दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। महिला जो थी उसकी करतूत सामने आई। किस तरह से शातिराना अंदाज में महिला ने ज्वेलरी की चोरी की है, आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए। दुकानदार के अनुसार करीब 50,000 से ज्यादा की ज्वेलरी महिला ने चोरी की है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। उसमें सोना का एक बाली है, एक सोने का लड़का का अंगूठी है, एक भगवान का लॉकेट है सोना का ही, और एक नथिया है सोना का। कितने लोग थे वो लोग? वो एक महिला थी अकेले।
और जामताड़ा में साइबर पुलिस ने 6 शातिर साइबर अपराधियों को फिशिंग करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और पुलिस की टीम ने करमाटांड थाना क्षेत्र के मटटांड गांव में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक भी बरामद हुआ है। गिरोह कुछ घंटों में बिजली बिल जमा न करने पर बिजली लाइन काट देने का मैसेज देकर आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और साथ ही व्हाट्सएप में एक नंबर भेजते थे। उस नंबर पर जब लोग फोन करते थे तब ये लोग चालाकी से एनीडेस्क, टीम व्यूअर और क्विक सपोर्ट जैसे ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी करने का काम करते थे। गैंग्स के साइबर अपराधियों ने झारखंड के अलावा यूपी और महाराष्ट्र के लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया है। साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिससे 16 मोबाइल, 23 सिम, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद हुआ है। और इधर बोकारो के रहने वाले 71 राजपूत बटालियन के नायब सूबेदार अमरेंद्र कुमार रविवार दोपहर 1 बजे से लापता है। अमरेंद्र कुमार के घर पर सेना की तरफ से लापता होने की खबर दी गई है और इस खबर के बाद घर में मातम पसरा है। बूढ़ी मां और पत्नी के आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बूढ़ी मां हाथ जोड़कर भगवान से बेटे की सकुशल वापसी की दुआ मांग रही हैं। अमरेंद्र 457 फील्ड हॉस्पिटल इजवाल मणिपुर में पोस्टेड हैं। सेना की तरफ से बताया गया कि सर्च ऑपरेशन जारी है, जल्द ही जवान को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन 50 घंटे बीतने के बाद भी ठोस जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है। अमरेंद्र की पत्नी ने बोकारो एसपी, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सूचना भी दी है और पति के सही सलामत वापस लाने की मांग भी की है। हुआ था 10-11 के आसपास। ठीक है। उसके बाद कल फोन आया है कि परसों वापस आ रहे थे और फिर टॉयलेट करने गए हैं। उसके बाद से वो मिल नहीं रहे। 10 मिनट बाद ही हम लोग खोजना शुरू किए हैं तो नहीं मिल रहे। कहाँ गए थे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन फोन करके सूचना दी आपको? कमांडिंग ऑफिसर थे, मिजोरम से फोन किए थे। 1:30 बजे उनको फ़ोन आया। कमांडिंग ऑफिसर बोले कि आपके हस्बैंड ड्यूटी स्पॉट से नीचे उतर रहे थे और उनके साथ भी और भी स्टाफ सब थे, उनके जो कॉलीग सब थे, लेकिन वो टॉयलेट बोल के 10 मिनट के लिए गए हैं टॉयलेट करने के लिए। उसके बाद आने के बाद वो वहाँ से और मिसअप हो गए। और चलिए